वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान विषय के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने लिए हैं एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स से। साथ ही दोस्तों एक निवेदन भी करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कैंसर बीमारी के उपचार के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडान गैस का। कौन सी गैस का? रेडान गैस का कैंसर बीमारी के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वर्णांधता वाले आदमी को कौन सा रंग हरा दिखाई देता है, यानी कि जिससे कलर ब्लाइंडनेस होती है उससे हरा रंग किस रंग का दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। कौन सा रंग का? लाल रंग का। चलिए आगे की स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के कुल रक्त में प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55%। कितनी? 55%, यानी कि कुल रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है 55%। अगला प्रश्न है हृदय रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो या पुलिस के एग्जाम। तो आपको याद रखना है कि किस रोग को या किस चीज के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हृदय रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके माध्यम से जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वह सबसे अधिक किस रंग में होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सर्वाधिक होता है। चलिए अगली स्लाइड है हमारी। मानव के गुर्दे का रोग किसके संक्रमण से होता है। गुर्दा को हम किडनी भी बोलते हैं। तो प्रश्न है कि मानव में गुर्दे का संक्रमण, मानव में गुर्दे का रोग किसके संक्रमण से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैडमियम। काय से? कैडमियम से। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। जो रेशम का पालन है, रेशम पालन को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि डायलिसिस की प्रक्रिया शरीर के किस अंग के लिए की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी के लिए। किसके लिए? किडनी के लिए डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है या कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा को सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कहते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। अगली स्लाइड है गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल बाजार को किस कुल में रखा गया है, यानी कि यह किस वंश के पौधे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेमिनेसी। क्या हो जाएगा? ग्रेमिनेसी। गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल और बाजरा सभी को ग्रेमिनेसी कुल में रखा गया है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री। क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का तापमान होता है। क्या दोस्तों आप मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बता सकते हैं? अगर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और सही जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलू, मिर्ची, बैंगन, धतूरा, टमाटर किस वंश के पौधे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। आलू, मिर्ची, बैंगन, धतूरा और टमाटर सोलेनेसी वंश के पौधे हैं। अगला प्रश्न है फलों का उत्पादन क्या कहलाता है, यानी कि वह ब्रांच जो फलों के उत्पादन संबंधित कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं। तो सही करेक्ट जवाब हो जाएगा हार्टिकल्चर। क्या हो जाएगा? उसे बोलते हैं फलों का उत्पादन बोलते हैं हार्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर। साथ ही अगर फलों का अध्ययन, ये तो फलों के उत्पादन संबंधित है, अगर फलों का अध्ययन तो उसका सही जवाब हो जाएगा पोमोलॉजी। तो फलों का उत्पादन हार्टिकल्चर और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीबी, क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसीजी का टीका, यानी कि जो टीबी जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और ये किसके कारण होता है? तो होता है HIV के कारण। किसके कारण? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण एड्स होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा सिट्रिस कैंकर पादप रोग किस पौधे से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
नींबू के पौधे। जो दोस्तों जो प्रश्न ये प्लांट डिजीज से संबंधित है और प्लांट डिजीज के भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो बीमारी का नाम है सिट्रिस कैंकर और करेक्ट आंसर हो जाएगा नींबू के पौधे में। अगला प्रश्न है वृक्ष की आयु किससे निर्धारित की जाती है? तो इसका जवाब है हमारा पौधों के वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। यानी कि वृक्ष की आयु किस प्रकार से निकालते हैं, वृक्ष कितने वर्ष का है, तो जो उसके तने में वलय बनते हैं उनके संख्या के आधार पर। तो क्या आ जाएगा, पौधों की वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो वो थे हरगोविंद खुराना साहब। कौन थे? हरगोविंद खुराना जी ने ही प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। चलिए अगला प्रश्न है जीन्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? कौन सा शब्द जीन्स? तो आ जाएगा महोदय जॉनसन ने। किसने? वैज्ञानिक जोहानसन ने ही जीन्स शब्द का प्रतिपादन किया था। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र किसका है? तो आंसर हो जाएगा समुद्र का। यानी कि जो समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है वह सबसे अधिक स्थायी है। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जीरोफाइट्स। जितने भी कांटेदार पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में होते हैं उन्हें बोलते हैं जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करना डेमोग्राफी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्विन थियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्विन थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन को बोलते हैं इक्विन थियोलॉजी और जनसंख्या के अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। और रेशम पालन सेरिकल्चर। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पक्षियों का। जितने भी पक्षी होते हैं उन सभी का अध्ययन हम करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। ये विज्ञान की ब्रांच है ऑर्निथोलॉजी जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में जाने जाते हैं तो वो होते हैं लाइकेन। क्या होते हैं? लाइकेन छोटे पौधे होते हैं। जिस क्षेत्र में लाइकेन नहीं पाए जाते तो आप समझ जाइए कि क्षेत्र अत्यंत प्रदूषित है, क्योंकि जिस क्षेत्र में प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। तो वायु प्रदूषण का संकेतक कौन है? तो वो है लाइकेन। चलिए अगला प्रश्न है धान में खेरा रोग किस तत्व की कमी होता है? तो प्लांट डिजीज का प्रश्न आ गया अगेन, खेरा रोग। तो धान में खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो होता है जस्ता। जस्ते की कमी से धान में खेरा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं नींबू में लिटिल लीफ किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये भी बीमारी है लिटिल लीफ। तो ये किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा के कारण। अगर नींबू के पौधे में थोड़ी तांबा की कमी रहती है तो लिटिल लीफ नामक बीमारी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरोन। तो जो फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग है वो बोरोन की कमी से होता है। प्रश्न है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो वह करी थी कार्ल लैंडस्टर ने। किसने? लैंडस्टर महोदय थे वो जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पिक्यूल्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 120 दिन का। और दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगातार हर तरह की परीक्षा में पूछा जाता है और सभी को याद भी होता है हालांकि, तो लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 दिन का। चलिए अगला प्रश्न है गन्ने में रेड रूट रोग किसके द्वारा होता है? तो रोग का नाम है रेड रूट। यानी कि जो गन्ने की पौधे की जड़ें होती है वो लाल हो जाती हैं। तो रेड रूट किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक के कारण। कवक से जो बीमारी फैलती है उससे गन्ने में रेड रूट नामक रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तत्व की कमी से दांतों का क्षरण होने लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन की कमी से। किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से दांतों में क्षरण यानी कि दांत टूटने लग जाते हैं और गलने लग जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। कौन सी धातु? तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में मौजूद रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रथम कृत्रिम भेड़ का नाम क्या था? तो ये भेड़ प्रयोगशाला में बनाई गई थी और इसका नाम था डोली। क्या नाम था? डोली। तो याद रखना कि
प्रथम कृत्रिम भेड़ का नाम डोली था। क्या था? डोली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य की औसत नाड़ी दर कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 से 80 बार प्रति मिनट। यानी कि जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसकी नाड़ी यानी कि पल्सेस 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 से 80 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि टमाटर में लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जितने भी प्रकृति में कलर होते हैं वो किसी न किसी वर्णक के कारण होते हैं। जैसे कि मनुष्य का रंग मेलानिन वर्णक के कारण निर्धारित होता है कि काला होगा कि गोरा होगा, ठीक उसी प्रकार से टमाटर में जो लाल रंग है वो किस वर्णक कारण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। क्या हो जाएगा? लाइकोपिन। अगला प्रश्न है हमारा, अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? यानी कि जो माँ के गर्भाशय में बच्चा होता है उसको भोजन कहाँ से मिलता है? तो आ जाएगा गर्भनाल से। किससे? प्लेसेंटा। गर्भनाल से भ्रूण को भोजन मिलता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि गर्भनाल से बच्चे की नाभि जुड़ी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। अगला प्रश्न है अफीम पौधे के किस अंग से प्राप्त हो जाता है? यानी जो अफीम होता है जिसको लोग मजे से खाते हैं, पौधे के किस अंग से प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल से। किससे? फूल से। जो भी व्यक्ति वीडियो मंदसौर या नीमच क्षेत्र से देख रहा होगा वो अच्छी भली भांति से जानता होगा कि कैसे निकालते हैं। जो अफीम का पौधा होते हैं जो उसमें फूल लगते हैं उसमें चीरा निकालकर एक लिक्विड टाइप निकल जाता है, बाद में उसी से अफीम बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पौधों में फूलों को खिलाने में कौन हार्मोन मदद करता है? यानी कि पौधों में जितने भी फूल खिलते हैं उनको खिलाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीजेंस। क्या हो जाएगा? फ्लोरीजेंस। और याद रखना आसानी है दोस्तों, क्योंकि फूलों को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर। और खिलाने में मदद करता है फ्लोरीजेंस। थोड़ा फ्ला का फ्लो आ रहा है तो फ्लोरी और फ्लावर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप समझ जाना कि पौधों में फूलों को खिलाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। तो ऑप्शन देख के आप फ्लोरीजेंस पर टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में वृद्धि नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो होता है ऑक्जिन हार्मोन्स। कौन सा होता है? ऑक्जिन हार्मोन्स। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि जो भी खेती बाड़ी से हम फसल लगाते हैं तो वो लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन ना तो फूल आते हैं ना फल आते हैं, तो उसमें हम प्लांट रेगुलेटर डालते हैं तो उसका नाम है ऑक्जिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्जिन हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न है, मधुमेह को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी है? तो इंसुलिन हार्मोन करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मधुमेह को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी है? तो सही जवाब है इंसुलिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन देश में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगला है हमारा, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी कि मानव शरीर में कौन सा अंग है जिसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में कौन सी गैस पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। प्रोटीन में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र, जैसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? यानी कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है इसका सबसे बड़ा भाग क्या है? तो वो है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। तो दोस्तों इतना आज हमने 50 प्रश्न कवर कर लिए हैं। और अभी जो मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी सीरीज और चलाएं या ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस हर विषय के में लाऊं, तो कमेंट करके बता सकते हैं, या वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो मैं इस विषय पर और भी वीडियो लाऊंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।